स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं खास मेहमान श्री चंद्रलाल नेशनल इंटर कॉलेज काहंदला के प्रिंसिपल श्री सुशील कुमार जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो चैनल पर। मुस्तफ़ा भाई, बहुत सारा धन्यवाद और मेरी ओर से बहुत सारा आशीर्वाद भी जी, तो बात करेंगे चुनाव को लेकर ही करेंगे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव चला हुआ है, 4 चरण समाप्त हो चुके हैं। 289 सीट लगभग चुनाव हो चुका है और 154 सीटें अभी बाकी है 3 चरणों की। माहौल थोड़ा दिखने लगा है, क्योंकि जो बुद्धिजीवी लोग हैं थोड़ा माहौल को भांप लेते हैं। आखिर दावे तो सभी पार्टियों के अलग अलग हैं। कोई 400 पार का नारा दे रहा है, कोई साढ़े 300 पार का नारा दे रहा है, कोई कह रहा है कि 4 जून के बाद फला पार्टी टूट जाएगी, तो दूसरी पार्टी बोल रही है कि 3 तारीख के बाद 4 जून के बाद फला पार्टी टूट जाएंगी। दरअसल माहौल क्या रहा है इस चुनाव को लेकर, इसी पर चर्चा करेंगे। गुरु जी, चुनाव तो करीब करीब आधे से ज़्यादा हो चुका है, अपने पश्चिम में भी हो चुका है, बहुत सारे हिस्से में आधे से ज़्यादा चुनाव निमट चुका है। क्या लग रहा है, स्थिति क्या दिख रही है? 400 पार आती दिख रही हैं या फिर 500 पलटता दिख रहा है? क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग? 400 पार का मुस्तफ़ा भाई, दो अर्थ है। पार्लियामेंट में 543 सीट है जी, तो उन 143 की बात कर रहे हैं आप या इधर की 400 की बात कर रहे हैं? एक एनडीए का नारा है 400 पार, बीजेपी 370 प्लस और एनडीए 400 पार, ये बीजेपी का नारा है। देखो, 7 चरण में चुनाव है जी और 4 चरण हो चुके हैं। जी मैं ये मानता हूँ 56-57% पोल हो चुका देश का, जी और उसके जो विश्लेषण सामने आ रहे हैं, एक सादा सा विश्लेषण है, आप भी कर लियो। आप किसी लोकसभा में चले जाओ या किसी विधानसभा में चले जाओ, ये अपने जो एसेट्स हैं इन्हें आप रख दो जी और रख के मैं सीधा फार्मूला बता रहा, आप आम आदमी से मिलो, पढ़े लिखे से भी ना मिलियो, जी। आम मतदाता से मिलो, क्योंकि जो लोग, किसी पार्टी का कार्यकर्ता ना हो, वर्कर्स ना हो। मैं ये बता रहा आपको, लोकतंत्र को अगर जिंदा रख रहा है आज भारत में तो आम आदमी रख रहा है। जो एक क्लास श्रेणी है देश में वो वोट नहीं डाल रही, जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो उससे हिचकिचा रहा, वो लाइन में नहीं लगना चाह रहा। लेकिन जो आम आदमी है आप उससे मिलो, मिलकर ये पूछना, आपको 2 चीज पूछनी, भाई पिछली बार वोट किसको दिया था, वो बता देगा ईमानदारी से, ईमानदारी से बताओ। फिर ये पूछ लियो, भाई इस बार किसको दे रहे हैं। ठीक, ऐसे आप 10 आदमी से बात कर लो, 10 में से आप ये मान लो अगर 2 आदमी ये कह रहे हैं कि पिछली बार हमने उसको वोट दिया था, इस बार नहीं दे रहे, तो उसका सीधा मतलब है कि एक हिस्सा जो है वोट का छिटक रहा है। तो हमने जो आम आदमियों से बात करी वैसे ही वार्ता करते रहते हैं हाँ, सभी, क्योंकि चुनावी माहौल है भारत में, तो चुनावी माहौल ऐसा ही तो हर जगह चर्चा ही होती है। देखो, जो बुद्धिमान लोग हैं देश में वो तो राजनीति करते हैं अब, और जो हमारे जैसे लोग हैं वो मानसिक जुगाड़ी करते हैं, इसे मानसिक जुगाड़ी कहे हैं। अच्छा जी। हाँ, ये जो बिना मतलब की बात गढ़े हैं ना हम, ये मानसिक जुगाड़ी है। तो मानसिक जुगाड़ी का रिजल्ट ये है कि एनडीए का वोटर का एक हिस्सा खिसक रहा है 19 के मुकाबले। हाँ, और वो कितना खिसक रहा है इसका कोई अभी अंदाजा है नहीं। अगर आप 10 में से 2 आदमी ये कह रहे हैं कि भाई इस बार हम उसे नहीं वोट दे रहे, तो आप समझ लो कितना % खिसक रहा है। तो जो 4 चरण का चुनाव हो चुका है, उसमें से 2 का मतलब है 20%। हाँ, समझ गए ना आप? भाई 5 में से 1 आदमी नु कह रहा है भाई इस बार नहीं दे रहे, तो 10% 20% वोट खिसक गए। तो 4 चरण का जो चुनाव है उसके जो विश्लेषण है वो सीधा सीधा ये बता रहे हैं कि वोट खिसक रहा है। 400 पार हम ये नहीं समझ रहे, आपकी गुजरात है, आपका मध्य प्रदेश है, आपकी यूपी है, आपका राजस्थान है, जिसे हिंदी हार्टलैंड कहा जा रहा है इस सारे में, आपका हरियाणा है, आपका हिमाचल है, आपका उत्तरांचल है, ये सब हिंदी हार्टलैंड है। इसमें भाजपा एक्सटेंट लिमिट तक चली गई, या तो क्लीन स्वीप कर रखा या 1-2 सीटें छोड़ रखी बस, एक्सटेंट लिमिट पे। तो वहां कहीं किसी भाजपा के ही जिम्मेदार आदमी से और किसी सरल आदमी से पूछ लियो आप कि क्या इससे ऊपर वहीं जा रहे? नहीं जा रहे, सब जगह उनको नुकसान है, और ये थोड़ा थोड़ा नुकसान मिलकर बड़ा नुकसान हो जाएगा। किसी का मानना है ये 80 सीट कम आ रहे, किसी का मानना है 100 सीट कम आ रहे, तो जो उनकी सीट है उसमें 100 सीट घटा लो आप। एक्सपेक्टेड 303 सीटें पिछली बार थी, तो इस बार फिर 200 के आसपास टिकती है। हाँ, तो सबका आकलन यही है। अच्छा, कल जो है हम कुछ सुन रहे थे महाराष्ट्र के बारे में, तो एक
जर्नलिस्ट थे, जो एनालिसिस्ट थे, उनका मानना था बहुत खराब स्थिति है महाराष्ट्र में। अगर महाराष्ट्र जैसा जो यूपी के बाद सबसे बड़ा स्टेट है, सीटों के 48 सीटें हैं, तो वहाँ ये स्थिति है, तो कुछ संकेत साफ ऐसे आ रहे हैं कि अब तक के चुनाव में 4 चरण के में एनडीए की स्थिति खराब है। उसके कई सारे कारण हैं जो मैं अब कह रहा वो कम लोग समझ पाएंगे। मोदी जी ने जो ग्रोथ देश को दी है ना, वो जॉबलेस ग्रोथ है, जॉबलेस, उसमें रोजगार नहीं है, रोजगार विहीन विकास दिया है उन्होंने, तो वो टिकने का नहीं, वो नहीं टिक पा रहा। युवा पीढ़ी जो है, बेरोजगारी एक मुद्दा बन पाई। हाँ, वो तो स्वाभाविक है, मैं उसे टेक्निकल लैंग्वेज में कह रहा कि जॉबलेस ग्रोथ दी है मोदी जी ने 10 सालों में, रोजगार नहीं दिया किसी को। देश में ग्रोथ हुई है, हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो जॉबलेस है, वो टिकने की नहीं, वो टिकती ही नहीं, जिससे आदमी का घर चलता है, हाँ, परिवार चलता है, स्टेबिलिटी आती है, अस्थायित्व आता है जीवन में, वो नहीं आ रहा। आपके जो बहुत सारे निर्णय है, वो डिमोनेटाइजेशन है या और जीएसटी है, ये सब सारे जो इस तरह के निर्णय हुए हैं, उससे ग्रोथ तो हुई देश में, लेकिन वो पीछे से कुछ नुकसान करेगी। कई सारी चीजों में एक्सपोज 10 साल बहुत लंबा समय है। और शायद जॉबलेस की बात आपने की, और ऊपर से फिर महंगाई का तड़का। महंगाई तो स्वाभाविक है, देखो महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई स्वाभाविक है, लेकिन वो इस कदर बढ़ रही कि आपकी आमदनी घट रही। अब विश्लेषण कर लो, महंगाई भी कोई बुरी चीज नहीं अगर समानुपात में बढ़े तो। हाँ, वो प्रोपोर्शनल हो तो ठीक है, लेकिन वो जिस तरह बढ़ रही है वो सब देख रहे हैं, और जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। महंगाई से भाग रहे, बेरोजगारी से भाग रहे, जो हो रहा है उससे भाग रहे। मैं मूलतः किसान हूं, किसान की क्या स्थिति है ये सबको पता। मैं चुनाव ड्यूटी कर रहा था, मेरे एक बूथ पे परसेंटेज कम थी, पिछली बार वोटर टर्नआउट उसका कम था, तो मैंने देखा, मैं उस सेक्टर के उस हिस्से में चला गया घूमने के लिए, तो मैंने एक बुजुर्ग से कहा, भाई बड़े मियाँ वोट डालिए? कह रहा डल रही बेटे वोट। और मेरे साथ 10 आदमी पुलिस के भी थे, हम भी थे, 2 गाड़ी थी। मैंने कहा क्या बात है? कह रहा बेटे जाकर डाल देंगे वोट। मैं कहा आपने क्यों डाल ली? कहने लगा अच्छा बेटे बैठ जा बताऊंगा। मैं बताओ? कह रहा हम पिछले साल शामली के किसान थे। मैं कहा अच्छा, पिछले साल का तो लेकर लौट गया, पता होगा? मैं कहा हाँ ताऊ जी पता, सच बात है, लेकर लौट गया, मैं भी किसान, वो लेकर लौट गया। मगर इस साल बा बेटे हमारी जमीन उधर पड़ा है, हमने भाग दौड़ के थाना भवन पर लगवा लिया। मगर अच्छा, कहने आई इब के वो लौट गया लेके। भाई बेटे के करें वोट गिरने जी नहीं करता सरकार बनाने को, क्या कर दिया सरकार ने? क्या सरकार में इतना हंगा नहीं कि हम जो है पेट पट्टी बांध के जो खेती कर रहे हैं उनका पैसा भी दिलवा सके। 14 दिन परमिट की गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की, और सरकार का भी वादा किया था, उसके बाद भी तो ये बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाओ। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, युवा पीढ़ी जिधर को चलती है जमाना चलता है। अगर आपको क्रांति की आवश्यकता है तो युवाओं की तरफ देखना पड़ा, अगर आपको खून की आवश्यकता है तो युवाओं की तरफ देखना पड़ेगा। युवा बेरोजगार है, हताशा है, निराशा है। जो एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं वो सेंटर करा रहा हो या यूपी करा रही या कोई अदर स्टेट करा रहा हो, मोस्टली पेपर लीक हो रहे हैं। बड़ी समस्या, बड़ी बहुत बच्चे मेहनत करते हैं और उसके बाद फिर जैसे इस साल यूपीएससी को ही पीछे कर दिया इन्होंने। जो संघ लोक सेवा आयोग की मेन परीक्षा है देश की, जो दुनिया की 5 परीक्षाओं में एक है, उसे पीछे कर दिया, उसे पोस्टपोन कर दिया। चुनाव प्रायोरिटी पे है। यानी आपका मानना है ये तमाम मुद्दे इस बार धरातल पर चुनाव में मुद्दा बनते दिखे आपको? देखो एक बात सुनो, अगर मैं कुछ नहीं जानता तो मैं बैठ के किसी को सुन तो सकता हूँ, तो समाज में कुछ श्रोता वर्ग भी है, बिल्कुल, कुछ चिंतनशील लोग हैं। मैं चिंतनशील लोग 10 आदमियों को बताते हैं, वे 10 आगे बताते हैं। तो मैं कहा कि 10 साल की अवधि जो है, एनडीए की जो 10 साल की अवधि रही है, उसमें कुछ चीजें एक्सपोज हुई हैं। वो बहुत सारी चीजें हैं, उन्हें यहाँ समेट नहीं सकते आप, बहुत सारी चीजें। और बताओ, ये तो 400 पार की बात हुई, आपने कहा कि डाउन जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह की निराशिता, उदासीनता वोटर्स के अंदर देखेगी, और जो 10 में से 2 या 1, 5 में से इस बार वोट उधर नहीं दे रहा जिधर पिछली बार दिया था। तो यूपी की 80 के 80 सीटों का भी नारा भारतीय जनता पार्टी का है। हम और आप तो यूपी से ही हैं और पश्चिमी यूपी से हैं, तो यूपी का हाल क्या दिखा आपने? देखो बात सुनो, कल मैं अखिलेश जी को सुन रहा था लखनऊ में जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो भी कह रहे थे 79 सीट हमारी है। हाँ, 1 कम 80 है,
ऐसे ही जो है एनडीए वाले कह रहे हैं कि 80 हमारे हैं, लेकिन ये सब पॉजिटिविटी बनाने के एक तरीके हैं। जो लोग शिखर पर हैं उन्हें कहना पड़ता है, समाज में संदेश देना पड़ता है, हकीकत में भी जानते हैं। पिछली बार 64 सीटें आई थी एनडीए की यूपी के अंदर, 62 बीजेपी की और 2 उनके पार्टनर की। इस बार क्या लगता है आपको? मुझे तो 50-50 लग रहा। 40 एनडीए और 40 इंडिया। हाँ, मुझे 50 जहां से मैं देख रहा, आप अपना देखने का है, मेरा एजम्पशन ये है कि 40-40 39 सीटों पर चुनाव हो चुका है, 41 सीटें अभी बाकी हैं। और हमारे यहाँ कैराना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर ये तो प्रथम चरण में ही चुनाव हो चुका था 19 अप्रैल को। तो अगर सहारनपुर मंडल की हम बात करें खासतौर से, ये सहारनपुर मंडल हमारा जी इसमें 3 सीट है। जी, कोई जिगर ठोक के ही नहीं कह सकता कि हम जीत रहे हैं। मतलब कोई सा भी दल, तीनों सीटों पर मुकाबला है। तीनों सीटों पर कड़ा मुकाबला है। पिछली बार सहारनपुर मंडल की 3 सीटों में एक बसपा के पास थी और 2 भाजपा के पास थी। बिल्कुल थी, जो 2 भाजपा के पास थी वही नहीं दोनों कह सकते दिल ठोक कर हम जीत रहे हैं। कैराना और मुजफ्फरनगर बिल्कुल नहीं कह सकता। तो मुकाबला कड़ा ही मानते हैं आप, या किसी को एज देंगे? देखो बात सुनो, अगर मेरी भावना एनडीए की तरफ है तो मैं ये कह दूं कि नहीं एनडीए जीत रहा, अगर मेरी भावना गठबंधन के साथ है तो मैं ये कह दूं गठबंधन जीत रहा। मैंने पहले भी किसी इंटरव्यू में कहा था कि ऐसा कोई पैरामीटर है नहीं, ये जांच ले कि एग्जैक्ट वोट कितना पड़ा। हम बूथ देखते हैं, मेरे पास 14 बूथ थे, कोई मेरे से कहने लगे जी कितने वोट पड़े, मैं ये तो बता सकता हूँ कि 14,535 वोट मेरे सेक्टर में थी और 8,703 पड़ी है। पर किसको पड़ी? किसको पड़ी ये मेरा काम नहीं है। मैं एक इलेक्शन मशीनरी था तो मैंने अपना काम कायदे से किया। तो हमारी जो इलेक्शन मशीनरी आकर रुझान बतावेगा कि जी वहां तो यूं पड़ा, वो बस रुझान ही बतावे, वो केवल रुझान है, वो कितना सही है कितना गलत है ये तो मशीन ही बतावेगी। अच्छा, अब तो चुनाव हो चुका, खास तौर से क्योंकि कैराना में ही आप हैं, कैराना में मैं हूँ। चुनाव के बाद भी बहुत सी चर्चाएं होती हैं कि फला उम्मीदवार जीतेगा, फला उम्मीदवार जीते, सबके अपने अपने दावे हैं। सबसे ज्यादा दावा किस पार्टी के कार्यकर्ता करते दिख रहे हैं? यहाँ पे कैराना में गठबंधन कर रहा था। मेरे से कोई परसों तरसों ही घर से निकला पूछ रहा था जी वो वहां क्या इकरा जीत जाएगी। मगर भी लोग यही कहते हैं कि इकरा जीत रही, और जी और कौन मना कर रहा है? मगर सट्टा बाजार कुछ और कह रहा, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कुछ और कह रही। और आपने मेरे से पूछा कि लोग क्या कहें, तो इकरा जीत रही, लोगों के मुताबिक इकरा जीत रही। सट्टा बाजार की बात की, लोगों की बात की, इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बात की, तो सबसे ज्यादा विश्वास किस पे किया जाए? क्योंकि वो मतदाता तो आम लोग ही होते हैं। बात सुनो, मेरी बात सुनो, इंटेलिजेंस किनकी है? किनकी इंटेलिजेंस? सरकार सत्ता की है जी। वो अपनी रिपोर्ट दे रहे। सट्टा बाजार वो अब जानो वो कैसे मैनेज किया जाता है। वो तो दायां दिखा के बायां भी मारता है। और रही बात जनता की, आवाजें खलक नक्कारे खुदा, ये तो सुना ही होगा। जी जी जी। आदरणीय चौधरी साहब यशपाल सिंह जी कहा करते इस कहावत को, बहुत कहावत कहा करते, फारसी की कुछ कहावत कहा करते। तो आवाजें खलक नक्कारे खुदा, जनता की आवाज तो ये कह रही भैया। तो बस यही इशारा काफी है, जनता ये कह रही, समझ सकते हैं। हाँ जनता ये कह रही, जनता ये कह रही कि गठबंधन कैराना पर भारी है, और मुजफ्फरनगर पर भी शायद। मुजफ्फरनगर पे हरिंदर मलिक कह रहे हैं कि हम 6 डिजिट में जीत रहे, लेकिन ये तो अविश्वसनीय सी बात है। 6 डिजिट में तो नहीं कोई जीतता, हो सकता है 5 डिजिट में जीत रहे होंगे। लेकिन चुनाव वहां भी देखो, हमें सही जानकारी वहां की मुजफ्फरनगर की है नहीं ना, हमने प्रयास किया जानने का। यहाँ तो हम लोकल हैं। सहारनपुर में भी आपका मकान है, आवास है? सहारनपुर में है, सहारनपुर मेरी कर्म भूमि है, सहारनपुर मेरी एजुकेशन हुई, सहारनपुर वालों ने मेरी शादी करी, उनका शुक्रगुजार हूं मैं। और मुझे जो है उन्होंने सम्मान दिया। सहारनपुर में भी जबरदस्त चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो भाजपा का जो नारा है ना, एनडीए का 400 पार का, ये नारा इनके लिए हाराकिरी हो गया। एक शब्द हाराकिरी है, सुसाइड करना एक तरह से। इन्हीं के कुछ लोगों ने इस 400 पार को समझाया, क्यों चाहिए 400। आर्टिकल 19 खत्म करने के लिए 400 पार जरूरी है, आर्टिकल फला खत्म करने के लिए 400 पार जरूरी है, ये करने के लिए 400 पार जरूरी है। इनकी जो ये तरह से तानाशाही करने के लिए 400 जरूरी है, जनता ये समझ गई। इस तरह से इनके जो इन लोगों ने समझाया लोगों को, तो कुछ बुद्धिजीवी उस बात को पकड़ गए कि समथिंग इज रॉन्ग। एक बात, दूसरी बात, आदमी करता तो है अच्छे के लिए। इंदौर में क्या जरूरत थी भाजपा को पर्चा उठवाने की? इंदिरा गांधी जी जब एक्सपायर हुई थी उसके बाद से आज तक वहां कांग्रेस जीतती नहीं।
इस बार भी कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी कि भाई वो हार रहे हैं। हाँ, वो दूसरी बात, एक दूसरी जगह की उन्होंने कहा किया सूरत में, वो 10 विधानसभाएं इन्होंने अरुणाचल में विरोध करा दी। इससे, इन घटनाओं से जो देश का बुद्धिजीवी है उसे ये लगने लगा कि ये एक ट्रायल है। मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं, ये एक ट्रायल है। हो सकता है भविष्य में ऐसे ही लोगों को रजामंदी से, दबाव से, किसी और एनी हाउ, किसी भी तरीके से पर्चे उठवा लिए जाए और भविष्य में चुनाव की जरूरत ना पड़े। क्या सूरत के लोगों के जो मताधिकार थे उनके साथ न्याय हुआ? नहीं हुआ। क्या इंदौर में हुआ? नहीं हुआ। उन्हें तो मताधिकार का प्रयोग ही नहीं कर सकेंगे। तो एक एजेंसी तो सुप्रीम कोर्ट गई है कि नोटा को विड्रॉ करने का अधिकार किसको है? किसी को भी नहीं है। अब देखो ये सब चीजें भविष्य के गर्त में है। तो ये जो कुछ घटनाएं हुई इनसे कुछ बुद्धिजीवी जो है वो चिंतित हुए हैं। सेकंड फेज के चुनाव होने के बाद प्रधानमंत्री जी की भाषा में कुछ बदलाव आया, और क्योंकि आपने तो सुना ही है, मंगलसूत्र अधिक बच्चे पैदा करने वाला, ये आएंगे तो आपके मंगलसूत्र को उन लोगों से दे देंगे जो बच्चे अधिक पैदा करते हैं। मुस्लिमों का भी जिक्र किया। तो ये भाषावली प्रधानमंत्री जी ने क्या हताश होकर इस्तेमाल की, या मतलब किस वे में आपने इस भाषा को समझा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को समझना इतना आसान नहीं है। और उसके बाद फिर इंटरव्यू दिया एक रूबी का लियाकत को, उन्होंने उनसे सवाल दागा कि आपको क्या जरूरत थी इस तरह के बोलने की, हिंदू मुस्लिम। तो उन्होंने कहा कि मैं जिस दिन हिंदू मुस्लिम करूंगा मैं सार्वजनिक जीवन में रहने के लायक ही नहीं रहूंगा, और ये मेरा प्रण है। इस तरह की उन्होंने बातें की। और उससे अगले दिन फिर कि कांग्रेस चाहती है कि मुसलमानों को 15% आरक्षण दे दे, इस तरह की फिर बातें की। ये तमाम बातें आप क्या समझे? मैं ये समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को समझना इतना आसान नहीं है। वो एक परिव्राजक भी रहे, वो बहुत उनके जीवन के पहलू हैं। हम तो सुनते ही तो हैं, हम जानते थोड़ा ही है उन्हें। जो लोग उन्हें जानते हैं उनका मानना यह है कि नरेंद्र मोदी जी को समझना इतना आसान नहीं है। और राजनीति आज एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, जताते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं और समझाते कुछ हैं। ठीक, सभी नेताओं को समझना, और चुनाव के दौरान कहते कुछ हैं, उसका मायने कुछ और होते हैं। जो पहुंचे हुए लोग हैं वो समझते हैं उस शब्दावली को कि कह क्या रहे हैं, जता क्या रहे हैं और बता क्या रहे हैं। उनको समझना इतना आसान नहीं है। मैं तो आम आदमी हूं। नहीं, आप खास आदमी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सुशील कुमार जी को आपने सुना, श्री चंद्रलाल नेशनल इंटर कॉलेज काहंदला के प्रिंसिपल हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।